नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा में। और आज एक काफ़ी लंबे समय के बाद आपकी नाराज़गी को देखते हुए, वैसे तो पॉलिटी में कुछ बचा नहीं था, लेकिन फिर भी आपको देखते हुए आप सभी के लिए एक शानदार सी वीडियो को लेकर आया हूं जो पॉलिटी पर रहने वाली है, संविधान पर, एक बहुत लंबे अंतराल के बाद। उसके लिए क्षमा इसलिए चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का पोर्शन काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है, यानी हिस्ट्री हमें बहुत ज़्यादा पढ़नी होती है। और अगर हिस्ट्री ज़्यादा पढ़नी है तो हिस्ट्री पर मैं इसीलिए ज़्यादा ध्यान दे रहा था, ज़्यादा फोकस दे रहा था, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा सा जितना जल्दी से जल्दी चीज़ें हो जाएंगी, जितना जल्दी से जल्दी आपको चीज़ें कवर हो जाएं उतना अच्छा है। पीईटी की परीक्षा आ चुकी है और पीईटी में सबसे ज़्यादा इतिहास से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो फिर इतिहास पर तो हमें पकड़ बनाकर चलनी पड़ेगी और आपको भी चुनना पड़ेगा अपना एक बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर कंटेंट देने वाला व्यक्ति, जो आपको इतिहास में पूरे में से पूरे अंक दिलाने की कोशिश करे। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, इतिहास पर हम बहुत जल्दी पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। और 2-3-4 वीडियो में पॉलिटी तो समाप्त हो ही जाएगी, और पॉलिटी समाप्ति हो गई है, कुछ चीजें बची हैं जैसे कैग आदि पर मुझे बात करनी है। मैं आपको कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, पॉलिटी तो निश्चित रूप से फरवरी में कंप्लीट हो जानी है, फरवरी के अंत में, फरवरी से बहुत ही पहले, क्योंकि अगर लगातार वीडियो देता गया तो 2-3 दिन 4 दिन में ये पॉलिटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन लगवाने की जिम्मेदारी मेरी होगी, उससे आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्वेश्चन जरूर मैं आपको लगवाता चलूंगा, हिस्ट्री के, पॉलिटी के और अन्य चीजों के भी। उसके अलावा जो आपको वीडियो दी गई है, आपको पीईटी की, जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी SSS के द्वारा सिलेबस जारी किया गया है, उसमें आप ध्यान रखिएगा कि आपका, मैं अगर कहूँ कि अभी फरवरी चल रहा है, मार्च, और मार्च के बाद यानी मार्च के लास्ट में, अप्रैल के फर्स्ट में, या अप्रैल के एवरेज आप अप्रैल मान सकते हैं, तो अप्रैल के अंदर पीईटी होने की संभावना है। तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा स्पीड देंगे, थोड़ी सी रफ्तार देने की आवश्यकता है। हालांकि वीडियो में मैंने ये बात नहीं बताई थी, आपको ऐप पर पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि लगभग अप्रैल के आसपास पीईटी की परीक्षा होनी आवश्यक है। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा सा आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से हम उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे और सभी चीज़ों पर हम ध्यान रखेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसमें आपको बताया है। बहरहाल संविधान की एक वीडियो लेकर आया हूं मैं आपके सामने, और संविधान की जो वीडियो लेकर आया हूं वो संविधान की जो वीडियो रहने वाली है, संविधान की वीडियो पर मैं आपसे जो बात करने वाला हूं, आज मैं लोकल गवर्नेंस के बारे में बात करने वाला हूं, यानी कि स्थानीय सरकार के बारे में या स्थानीय स्वशासन के बारे में आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं। तो मेरे साथ समझिएगा, मैं आपका हर प्रश्न अटेम्प्ट कराने वाला हूं। वैसे प्रश्न तो इस पर 3 से 4 ही बनते हैं, और मैं चाहूं तो वीडियो शुरू होने से वो 3 से 4 प्रश्न आपको ऐसे ही बता सकता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही बता दूंगा आज की वीडियो में। चलो, आप अगर ऐसी इच्छा करते हैं सर वो प्रश्न ही बता दो जो प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उसके बाद हम वीडियो पर तो अपनी पकड़ बनाएंगे, हर उस बात को जानेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल आइए आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगर स्थानीय स्वशासन की बात करें तो आप लोकल गवर्नेंस की बात अगर यहां पर करना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत के संविधान के अंदर कुछ व्यवस्था पहले स्थानीय स्वशासन के बारे में बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि रिपन से इसका संबंध माना जाता है, लेकिन अगर हम स्थानीय स्वशासन की बात करें तो स्थानीय स्वशासन का जन्म हम कह सकते हैं चोल जो साम्राज्य हुआ करता था, तो चोल के साम्राज्य के समय से ही स्थानीय स्वशासन के बारे में यहां पर हमें कुछ चीजें मिलती हैं जो स्थानीय स्वशासन के बारे में बताने की कोशिश करती हैं। बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं कि चोल साम्राज्य के अंदर भी स्थानीय स्वशासन की यहां पर प्रावधान करने का काम किया गया था। लेकिन आपको जानने वाली बात क्या होती है, उन पर मैं एक बार सभी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि सर स्थानीय स्वशासन है क्या, यह मामला क्या है, इसके बारे में हमें समझाने की कोशिश करो। स्थानीय स्वशासन का मतलब प्यारे दोस्तों इतना है कि सरकार जो है वो ग्रामीण क्षेत्र को संपन्न बनाना चाहती थी, और अगर ग्रामीण क्षेत्र को संपन्न बनाना चाहती थी तो उसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, क्या वहां पर संविधान के अंदर संशोधन करने चाहिए, क्या चीजें भारत के संविधान में जोड़नी चाहिए, इन सभी पर विचार करना देश के आजादी के समय, जब हम 1947 में आजाद हुए, तब संविधान के अंदर ऐसे विषयों को जोड़ना संभव नहीं था। लेकिन जब हम विकसित होते गए, हमने अपने देश के बारे में सोचा, तो हमने देखा कि जो देश की प्रगति का रास्ता है वो गांव से निकलता है, और देश की प्रगति का रास्ता अगर गांव से निकलता है तो गांव को संपन्न बनाना अति आवश्यक होता है। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे विचारों के बारे में बताया है, और महात्मा गांधी जी हमेशा देश की प्रगति को गांव से जोड़कर आपके सामने पेश करने की कोशिश करते थे, और वह सभी यहाँ पर महात्मा गांधी जी गांव को बहुत ज्यादा वरीयता देने की कोशिश करते थे।
तब ये दौर शुरू होता है। शुरू में आरंभ में जब हमारे यहां पर सरकार की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू इस पर कुछ कदम उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू संपन्न नहीं हो पाते। लेकिन आगे चलते चलते 1992-93 जब आएगा तब हमको ये संवैधानिक बॉडी बनाकर यहां पर मिलेगा और स्थानीय स्वशासन गांव के अंदर हम कुछ प्रावधान रखने की कोशिश करेंगे और जो गांव के लिए प्रावधान रखे जाएंगे उसके बाद नगर के लिए जो प्रावधान रखे जाएंगे उन्हीं चीजों को आज हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मैं आप सभी के सामने आता हूं, जैसे कि आप मानो प्रश्न आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं। देखो, आपको मैं प्रश्न रटाने की कोशिश करता हूं जो स्थानीय स्वशासन से डायरेक्ट अभी तक के प्रश्न रहे हैं। देखो, सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, 1957, एक डेट याद रखना, 1957 में सर क्या हुआ है? 1957 में कुछ नहीं हुआ, एक कमेटी बनी है, उस कमेटी को आपसे हर बार परीक्षा में पूछेगा। आखिरकार वो कमेटी है कौन सी, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। देखो, 1957 में जो कमेटी बनी है सभी को पता होगा वैसे इस कमेटी के बारे में। इस व्यक्ति का नाम है बलवंत राय मेहता। क्या नाम है? बलवंत राय मेहता। ये बलवंत राय मेहता नाम की कमेटी यहां पर हमारे देश के अंदर बनी 1957 में। जब बलवंत राय मेहता कमेटी बनी तो इसके आधार पर हमारे संविधान के अंदर कुछ संशोधन करने का काम किया गया। 1957 है, 1957 के जस्ट 20 साल बाद आओ तो आप कहेंगे 1957 से सर अगर हम जस्ट 20 साल बाद आएंगे तो कितना हो जाएगा? 1977 हो जाएगा। आपको देखने में दोनों व्यक्ति भाई भाई लगेंगे। दूसरे व्यक्ति का नाम है 1977 में जो कमेटी बनी उस कमेटी का नाम था अशोक मेहता कमेटी। क्या नाम है? अशोक मेहता। देखने में भाई भाई लग रहे हैं लेकिन 20 साल का अंतर दोनों में रहने वाला है। अशोक मेहता कमेटी बनी और अशोक मेहता कमेटी ने भी अपने विचार यहां पर रखे कि आखिरकार स्थानीय स्वशासन को हम किस तरह से और ज्यादा सफल बना सकते हैं, किस तरह से इस पर काम कर सकते हैं। और यहां पर जो अशोक मेहता कमेटी बनी इन्होंने 2 स्तरीय शासन की बात करी। बलवंत राय मेहता कमेटी जो बनी इन्हें त्रिस्तरीय शासन की बात की। तब हम ध्यान देंगे कि जो 1977 वाली कमेटी है वो हमारे इतने काम की नहीं है। पहले मैं बात करूंगा आपसे बेसिक चीजों पर, अगर मैं आपसे बात करने वाला हूं तो पहले मैं बात करना चाहता हूं जो पहली कमेटी हमारी यहां पर बनी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया है अभी अभी कि बलवंत राय मेहता कमेटी। ये बलवंत राय मेहता कमेटी से प्रश्न क्या बनेगा? देखो, बलवंत राय मेहता जी ने क्या किया कि सबसे पहले जब बलवंत राय मेहता जी ने यहां पर स्थानीय स्वशासन की बात की तो स्थानीय स्वशासन पर इन्होंने 3 स्तर की सरकार बनाने का काम किया। यानी गांव का अगर विकास करना है तो गांव के विकास करने के लिए गांव लेवल पर एक सरकार प्रशासन होना चाहिए, ब्लॉक लेवल पर प्रशासन होना चाहिए और फिर जिला स्तर पर प्रशासन होना चाहिए। ऐसा यहां पर बलवंत राय मेहता ने कहा। लेकिन बलवंत राय मेहता के कहने पर अभी मैं आपको एक बेसिक से आपके माइंड के अंदर चीजों को क्लियर कर रहा हूं और जो प्रश्न बनते हैं ना स्थानीय स्वशासन से वो ऐसे ही मैं आपको शुरू में ही बताने वाला हूं। बलवंत राय मेहता ने क्या किया कि बलवंत राय मेहता की अनुशंसा पर हमारे संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया। वो संशोधन था 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। और ये 73वां संविधान संशोधन जो है इस संशोधन से क्या प्रभाव पड़ा सर, मैं आपके सामने वह पेश भी कर देता हूं। 73वां संविधान संशोधन जब किया गया 1992 में तो यहां पर प्यारे दोस्तों हमारे संविधान के अंदर 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न पूछे जाने हैं। ये 3rd क्लास केजी के प्रश्न हैं जो यहां से बनते हैं और वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। 11वीं अनुसूची को जोड़ने का काम किया गया और जब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तो 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो संविधान के एक भाग के अंतर्गत जोड़ी गई और वो भाग कौन सा रहने वाला था? संविधान का भाग 9 यहां पर रहने वाला था जिसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची जोड़ने का मतलब है कि संविधान के अंदर कुछ अनुच्छेद जोड़े गए जिन्हें आप ध्यान रखेंगे 243 से लेकर और 243 ओ तक ये अनुच्छेद जोड़े जाने का ओ है। ये ध्यान रखिएगा क्या है, ये ओ रहने वाला है। 243 से लेकर 243 ओ तक लगभग 15-16 अनुच्छेद यहां पर जोड़े, 16 अनुच्छेद जोड़े जाने का काम किया गया। तो आपसे प्रश्न क्या बनेगा कि बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर
कौन से सुधार किए गए? तो आप कहेंगे बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर, जिन्होंने 3 स्तर के प्रशासन की बात की थी, एक ब्लॉक गांव लेवल पर, दूसरा प्रखंड यानी ब्लॉक लेवल पर, तीसरा उन्होंने जिला स्तर पर प्रशासन करने की बात की गई थी, जिससे कि उनका मानना था कि जो गांव के अंदर जो विकास कराना है ना, वो वास्तव में गांव के व्यक्तियों तक फंडिंग पहुंचनी चाहिए, वो लाभ गांव के व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए हमें 3 स्तर पर काम करना होगा। पहले हमें गांव लेवल पर एक सरकार गांव लेवल पर चीजें सारी प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, फिर ब्लॉक लेवल पर और फिर जिला लेवल पर, जब जाकर देश का विकास हो सकता है। भले ही गांव की प्रगति का रास्ता, देश की प्रगति का रास्ता गांव से निकलता है, लेकिन गांव तक वो चीजें पहुंच ही नहीं पाती, तब हमें 3 स्तर पर अगर काम करेंगे तो हम निश्चित रूप से वो चीजें गांव तक पहुंचा सकेंगे। ध्यान रखेंगे, इन्होंने यहां पर कुछ कार्य भी जोड़े, और जो कार्य जोड़े जाने का बात करेंगे, जो विषय जोड़े जाने का काम करेंगे, वो कितने विषय जोड़े गए? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने यहां पर 29 विषयों पर बात की। ये प्रश्न आपसे सारे के सारे वे हैं जो पूछे जाएंगे। कितने विषय? 29 विषय जोड़े जाने का काम किया गया। 29 विषयों पर इन्होंने बात की। अब प्रश्न क्या बनेगा? जो अशोक मेहता वाली कमेटी होगी, वो नगर के बारे में जब बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि यहां पर शहर के लिए जब हम बात करेंगे, नगर मतलब शहर के लिए जब बात करेंगे, तो 11वीं अनुसूची की जगह तो हो जाएगा 12वीं अनुसूची। कौन सा? 12वीं अनुसूची हो जाएगी, जो नगर के विकास के लिए काम करेगी, जो नगर निगम आदि होती हैं उनके लिए बात करेंगे तो 12वीं अनुसूची हो जाएगा। यहां पर जो 29 विषय होंगे, ये 29 नगर के लिए कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। और क्या होगा? जो 243 ओ है, ये 243 पी से शुरू होकर और 243 में आगे तक जुड़ने का काम करेगा। और अगर हम बात करें जो 73वां संविधान संशोधन है, यही कौन सा हो जाएगा? यही 74वां हो जाएगा। मतलब क्या है? 11 से एक बढ़ जाएगा 12वां, 73 से संविधान संशोधन जो अगला बढ़ेगा 74वां बढ़ेगा। 73वां संविधान संशोधन जो होगा ये गांव के विकास के लिए होगा। 74वां संविधान संशोधन जो होगा ये किसके लिए होगा? ये प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं नगर के विकास के लिए होगा। और यहां पर जो 29 विषय गांव के विकास के लिए जोड़े गए थे, वहीं पर अगर विषय की बात करें नगर के लिए तो 18 विषय जोड़े जाने का काम किया गया था। ये जरूर ध्यान रखिएगा, 29 और 18 ये कई परीक्षा में आपसे पूछा जाता रहा है और आपसे आगे भी यही प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। अगर आप प्रमुख रूप से यहां पर बात करने वाले हैं, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अगर आप स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करने वाले हैं। बहरहाल मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। वैसे तो मैंने आपको बहुत अच्छे से आइडिया दे ही दिया। देखो, स्थानीय स्वशासन 2 स्तर पर हमारे देश के अंदर चला जाता है। एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, दूसरा शहरी स्थानीय स्वशासन। जब हमारा देश संविधान बना रहा था तो जैसे मैंने कहा कि महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर हमारे देश के अंदर संविधान के अंदर एक अनुच्छेद जोड़ा गया उस समय, जो अनुच्छेद 40 के नाम से जाना जाता है। और अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में यहां पर बात की गई है। किसके? ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में यहां पर बात की गई है। लेकिन प्रश्न प्यारे दोस्तों ये उठता है कि आखिरकार ये ग्राम पंचायत के संगठन के लिए आखिरकार ये अनुच्छेद जोड़ा किस लिए गया? तो ध्यान रखिएगा, ये जो यहां पर अनुच्छेद 40 जोड़ा गया था, ये किस लिए जोड़ा गया था? ये विकेंद्रीकरण के लिए जोड़ा गया था। किसके लिए? विकेंद्रीकरण। ये विकेंद्रीकरण, और विकेंद्रीकरण किसका? लोकतांत्रिक। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए अनुच्छेद 40 को जोड़े जाने का काम किया गया था। ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे देश के संविधान के अंदर जब संविधान निर्माण करने का काम किया गया, तब हमारे देश के संविधान के अंदर स्थानीय स्वशासन पर ध्यान देने के लिए अनुच्छेद 40 को जोड़े जाने का काम किया गया। आखिरकार अनुच्छेद 40 को जोड़े जाने के पीछे संविधान निर्माताओं का कारण क्या था? तो आप कहेंगे ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण जोड़ा जाने का काम किया गया था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि स्थानीय स्वशासन जब हम शुरू में बात कर रहे हैं तो यह हमारे संविधान में नहीं था। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि स्थानीय स्वशासन के बारे में कोई खास प्रावधान नहीं था। यह तो 1992-93 से लागू किया जाएगा। लेकिन अगर 1992-93 से स्थानीय स्वशासन पर बात करने की बात संविधान के अंदर की गई है, तो फिर अनुच्छेद 40 क्यों जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 40 जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। तब आप कहेंगे सर 1940 जब हम बात करेंगे जो अनुच्छेद 40 है वो सर इसलिए जोड़ा गया था जिससे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो सके, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण यह अनुच्छेद 40 संविधान के अंदर जोड़ा जाने का काम किया गया था।
जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के साथ ही सबसे पहले महात्मा गांधी के चल कदमों पर चलने वाले जवाहरलाल नेहरू ने स्थानीय स्वशासन के बारे में कुछ पहल करने की कोशिश की और उन्होंने देखा कि आखिरकार गांव का विकास कैसे संभव है। और गांव के विकास के लिए 2 अक्टूबर 1952 को महात्मा गांधी जी की जन्मतिथि पर ही जवाहरलाल नेहरू सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। यह बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न है और ध्यान रखिएगा, यह इतना इंपोर्टेंट प्रश्न होता है कि डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछेगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब चलाएगा। आप कहेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में 1952 में चलाया गया। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत एकमात्र पहला ऐसा देश था, भारत पहला देश था जिसने यहां पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सा देश ऐसा था जिसने सर्वप्रथम सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाने का काम किया गया। आप कहेंगे भारत ऐसा देश रहने वाला था। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसके जन्मदिन पर चलाया गया। आप आंसर देंगे महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तिथि पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाने का काम किया गया। आपसे प्रश्न पूछेगा जिस समय भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए जाने का काम किया जा रहा था उस समय सरकार किसकी थी। आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1952 में चलाया गया। प्रधानमंत्री कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू होंगे। तब आप कहेंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। जब सफल नहीं हो सका तो यहां पर सफल ना होने की वजह से जवाहरलाल नेहरू ने एक और कार्यक्रम चलाया जो कि 2 अक्टूबर अगले ही वर्ष 2 अक्टूबर 1953 को चलाया गया। 2 अक्टूबर 1953 को यहां पर जवाहरलाल नेहरू ने, सरकार ने राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम चलाया। क्या? राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम चलाया। ये सभी स्थानीय स्वशासन गांव के विकास के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम थे, लेकिन यह भी यहां पर असफल रहा, यह भी सफल ना हो सका। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि आखिरकार मैंने 2 प्रोग्राम यहां पर चलाई, दोनों प्रोग्राम एक साल के बाद तुरंत चलाए हैं। आखिरकार ये असफल किस लिए हुए? और अगर मैं गांव के विकास करना चाहता हूं तो आखिरकार वो कौन सा पैमाना हो सकता है जिससे मैं गांव का विकास कर सकूं? इस बात के लिए यहां पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी का गठन करना ही उचित समझा। और जो कमेटी बनाई जा रही है वो एक असंवैधानिक बॉडी है, वो संवैधानिक आधार पर नहीं बनाई जा रही है, सिर्फ इस बात की जांच के लिए, व्याख्या के लिए बनाई जा रही है कि आखिरकार हम गांव के लेवल पर विकास किस तरह से कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने यहां पर एक व्यक्ति हुए जो कि जिनका नाम था बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता के नाम से एक कमेटी बनाई गई और इसके अध्यक्ष भी बलवंत राय मेहता को ही बनाया गया। और जब इनके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता को बनाया गया तो इस कमेटी का नाम भी रखा गया बलवंत राय मेहता कमेटी। ये कमेटी जो बनी, इस कमेटी का गठन हुआ 16 जनवरी 1957 को। 16 जनवरी 1957 को जब इसका गठन हुआ तो इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 29 नवंबर 1957 को। 29 नवंबर 1957 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इस कमेटी के आधार पर जो यहां पर प्रशासन व्यवस्था होनी चाहिए वो 3 स्तर पर होनी चाहिए। पंचायत त्रिस्तरीय पर यहां पर व्यवस्था करने की बात की गई। एक ग्राम यानी गांव लेवल पर, एक प्रखंड, इससे आप ब्लॉक कह सकते हैं, दूसरा जिला लेवल पर, यानी 3 स्तर पर इसने व्यवस्था प्रशासनिक करने की कोशिश की गई। इसने कहा कि 3 स्तर पर अगर गांव का विकास करना है तो 3 स्तर पर यहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। गांव, प्रखंड मतलब ब्लॉक से होता है, और उसके बाद हम कह सकते हैं जिला। ब्लॉक का मतलब होता है कि जो आप यहां पर गांव में जो प्रधान बनते हैं, प्रधान के बाद एक व्यक्ति यहां पर बीडीसी भी चुना जाता है। वो सभी बीडीसी मिलकर क्या करते हैं? वो सभी बीडीसी मिलकर यहां पर एक ब्लॉक प्रमुख चुनने का भी काम करते हैं। तो यहां पर वही ब्लॉक से मैं मतलब बात कर रहा हूं कि ब्लॉक का मतलब अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जैसे आपके यहां पर ब्लॉक प्रमुख होते हैं, उसी तरह से ये ब्लॉक का यहां पर एक स्तर बनाने का काम बलवंत राय मेहता ने किया था। और इनके आधार पर 3 स्तर की जो कमेटी बनेगी, 3 स्तर पर जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? उसके आधार पर हम गांव तक विकास करा सकते हैं, गांव लेवल पर विकास हम कर सकते हैं। आएगा राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसे 1958 में स्वीकृति दे दी। लेकिन आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, मोहर लगा लेना इस वाले प्रश्न पर, मोहर लगा लीजिएगा इस वाले प्रश्न पर।
पहला तो मैंने जो आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताए हैं, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, या तो वो प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इतना फेवरेट प्रश्न रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। देखो, जब बलवंत राय मेहता ने यहां पर इस बात के लिए बताया कि 3 स्तर पर हम प्रशासनिक व्यवस्था को करके गांव तक विकास पहुंचा सकते हैं, तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने इसको औपचारिक रूप से शुरुआत की गई। और राजस्थान के अंदर एक जगह पड़ती है जिसको आप कहेंगे नागौर, राजस्थान का एक जिला होगा जिसको आप क्या कहेंगे, नागौर जिला से। राजस्थान के अंदर नागौर जिले से सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। यानी कि प्यारे दोस्तों, आप कह सकते हैं कि सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम 1959 में पहली बार राजस्थान के द्वारा तैयार किया गया। और जब तैयार किया गया उसके बाद भारत में पंचायती राज का आरंभ 2 अक्टूबर 1959, मोहर लगा लेना, यही प्रश्न पूछे जाने वाला है। 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में इसका उद्घाटन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट यही प्रश्न है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को शुरू कहां पर किया गया। या तो ऑप्शन में वो आपको देगा राजस्थान, या तो ऑप्शन में देगा राजस्थान, या फिर राजस्थान के किस जिले में की गई, तो आप फिर कह सकते हैं नागौर जिले में। तो आपसे जब भी जीवन में इस प्रश्न को पूछे कि भारत आजाद होने के बाद हमने बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई, और बलवंत राय मेहता कमेटी बनाकर उसने 3 स्तर पर यहां पर प्रशासन की बात की, अगर गांव का विकास करना है। उसके बाद जब 3 स्तर की बात की गई तो हमारे संविधान में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं था, संविधान में ऐसा कुछ जोड़ा भी नहीं गया था। लेकिन राजस्थान सरकार ने इस चीज को अपनाने की कोशिश की, और इस चीज को अपनाने के लिए नागौर के अंदर इसको लागू कर दिया गया कि त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था नागौर के अंदर होगी। और जब इसको अपनाया गया, पहला जिला था राजस्थान का नागौर जहां पर अपनाया गया, लेकिन यह संवैधानिक बॉडी नहीं थी कोई भी। उसके बाद दूसरे जिले की बात करें तो दूसरा जिले के लिए हम बात करें तो यहां पर आंध्र प्रदेश ने इसको 1959 में, दूसरे जिले की बात करें तो दूसरा जिला आंध्र प्रदेश से रहने वाला है। लेकिन कुछ जिलों के यानी राज्य रहने वाला है आंध्र प्रदेश। कुछ राज्यों के अपनाने के बाद भी ये प्यारे दोस्तों सफल इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि भारत के अंदर एक संवैधानिक बॉडी नहीं थी, क्योंकि संविधान में इसके बारे में कुछ जोड़ा ही नहीं गया था। तब इसके लिए और बहुत सारी कमेटी बनेंगी, और लास्ट में जाकर जब इसको संविधान के अंदर जोड़ा जाएगा, 73वां संविधान संशोधन किया जाएगा, उसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी जाएगी, फिर शहर के बारे में भी सोच लिया जाएगा, फिर 74वां संविधान संशोधन होगा, फिर 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी जाएगी। उसके बाद कहीं जाकर यह बात समझ में आएगी कि वास्तव में पूरे देश के अंदर अब जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह 3 स्तर पर होनी चाहिए, गांव लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, और उसके बाद भी हम कह सकते हैं जिला लेवल पर। लेकिन 1977 में जो बलवंत राय मेहता कमेटी बनेगी, 1977 में जो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी, यहां पर बलवंत राय मेहता कमेटी कब बनी, तो 20 वर्ष बाद मैंने आपसे कहा है 1977 में। और उस समय सरकार किसकी थी, तो मोरारजी देसाई की सरकार रहने वाली होगी। जनता पार्टी की जो पार्टी थी, जनता पार्टी की जो सरकार थी, उनकी सरकार में 1977 में एक समिति का गठन किया गया, जो मैंने अभी आपको बताई है। 2 ही तो याद रखनी है आपको प्रमुख रूप से, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, 20 साल बाद अशोक मेहता कमेटी। ये अशोक मेहता कमेटी जो बनी, इसने कहा प्रशासन 2 स्तर पर होना चाहिए। कौन सा, प्रखंड या फिर जिला। वैसे तो आप इसे यहां पर ब्लॉक कह सकते हैं, दरअसल इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है वो यहां पर मंडल किया है। क्या किया है इन्होंने, शब्द प्रयोग जो किया है वो मंडल किया है। मंडल और जिला लेवल पर इन्होंने यहां पर बात की। लेकिन इतना समझने की कोशिश कीजिएगा, इन्होंने 2 स्तर पर प्रशासन की बात की थी, लेकिन बलवंत राय मेहता ने कितने स्तर पर की थी, उन्होंने 3 स्तर पर प्रशासन की बात करने की कोशिश की थी। इस बात को अपने मस्तिष्क के अंदर सेट रखना है, आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद क्या हुआ प्यारे दोस्तों, कांग्रेस सरकार ने इस पर विचार करने के लिए यहां पर ध्यान रखेंगे जीवे के राव समिति का गठन 1985 में किया। अगर बहुत डीपली प्रश्न पूछने की कोशिश करेगा, वैसे तो 2 ही कमेटी प्रमुख हैं, लेकिन और जो कमेटी बनी है उनमें एक कमेटी और बताकर चलूंगा जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके अलावा और भी 1985 में जैसे कि कमेटी बनी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर कुछ और ही चीज बताने की कोशिश की। ये आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आएगा
आपको ध्यान रखनी है, डॉक्टर एल.एम. सिद्धवी की जो समिति बनी है, एल.एम. सिद्धवी समिति जो बनी है, ये 1986 में बनी है और इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट यहां पर 1986 में दी है। और इस समिति का मानना था कि अधिकतम वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, ऐसा यहां पर सिद्धवी समिति कहने का काम करती है। यह प्रश्न एक बार पूछा गया है कि एल.एम. सिद्धवी कमेटी कब बनी है, तो 1986 में एल.एम. सिद्धवी कमेटी बनी है, जो प्रशासनिक व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन के बारे में अपनी रिपोर्ट देने का काम करती है। पी.के. थुंगन समिति जो बनी है वो 1988 में बनी है और इसने अपनी रिपोर्ट 1989 एक साल बाद दी है। और इस समिति का मानना था कि सभी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, सभी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। अपनी अपनी समिति बनाकर बहुत सारे लोगों ने अपनी रिपोर्ट देने की कोशिश की है, लेकिन आपसे पूछे जाने वाली बात की मैं बात करूं तो आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया जाने पर बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास कराया गया। एक बार जीएसटी पर प्रश्न पूछा था और जब जीएसटी लागू किया गया था 2015 में, तब यही प्रश्न पूछा गया था कि यह बिल जो था लोकसभा राज्यसभा में कब पास हुआ। तो ऐसे प्रश्न अक्सर आपसे पूछे जाते रहते हैं। किसकी सरकार में? पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा संवैधानिक दर्जा। अब संवैधानिक दर्जे की बात आई और संवैधानिक दर्जा देने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा में यह बिल पास कराया गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद यह अधिनियम बन गया। आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि कोई भी बिल अगर लोकसभा और राज्यसभा से पास भी हो जाता है और राष्ट्रपति अगर इस पर हस्ताक्षर नहीं करते तो यह बिल ही रहता है, कभी भी यानी कि यह कानून नहीं बन सकता, यह अधिनियम ही रहता है यहां पर। और जब हस्ताक्षर हो जाते हैं उसके बाद यह क्या बन जाता है? अधिनियम बनने का काम करता है, यानी कि कानून, लॉ एक्ट बन जाता है देश के अंदर। इस बात को मैं आपको अच्छी तरह से बता सकता हूं। जब यह 73वां संविधान संशोधन किया गया कि अब अगर यह संवैधानिक दर्जा स्थानीय स्वशासन को देना है तो फिर कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। कब किया गया? 1992 के अंदर किया गया। यही चीज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके अंदर। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और भारतीय संविधान में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि सिर्फ इतना बताएगा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? आप कहेंगे 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। यह संशोधन हुआ कब? यह 1992 संविधान संशोधन हुआ। और अनुच्छेद जो जोड़े हमने 243 से लेकर, अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 243 से 243 ओ तक 16 अनुच्छेद आपको यहां पर ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए देखने के लिए पाए जाएंगे। 40 भी है, देखो 40 क्या है? ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। और 243 ओ क्या है? 243 ओ यहां पर इस 40 को ही व्याख्या करने की कोशिश करता है, या हम कह सकते हैं ग्रामीण स्थानीय शासन के बारे में बताने का काम करता है। आइएगा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया, लेकिन 24 अप्रैल 1953 को लागू किया गया। इस प्रश्न को मैंने हर बच्चे को गलत करते हुए देखा है, जरा ध्यान से समझो इसको, बहुत अच्छे तरीके से मैं क्लियर करके जाऊंगा। देखो, बच्चे ने किताब भी इसको क्या गलत लिख देती है और किस तरह से गलत लिख देती है। देखो, आप पढ़ रहे हैं यहां पर 1992 में संविधान संशोधन हुआ। कब? 1992 में संविधान संशोधन हुआ। 1993 24 अप्रैल 1993 में इसे पास किया गया। दोनों बातों में सिर्फ अंतर इतना है कि यह संविधान संशोधन 1992 में हुआ है, और अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज जो है वो लागू कब हुआ, वो 1993 में हुआ है। दोनों चीजों में अंतर होना चाहिए कि संविधान संशोधन करके जो यहां पर पंचायती राज था उसको यहां पर जोड़ा गया संविधान के अंदर 1992 में, और इसको लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 में इसको लागू किया गया। लेकिन बात यही नहीं रुकी, ये तो हमारे गांव के लेवल तक की बात थी। ये हमारे गांव के लेवल तक की बात थी। हमने गांव के विकास के लिए ये प्रावधान करने की कोशिश की। अब बात आई कि शहर के अंदर पार्क होते हैं, शहर के अंदर सड़क व्यवस्थाएं होती हैं, उन सभी को भी किस तरह से विकसित किया जा सके जिससे कि हमारा देश और सुदृढ़ हो सके। तब हमने 74वां संविधान संशोधन कर दिया। यह कब हुआ? 1992 में हुआ। वैसे दोनों के दोनों लागू कब हुए हैं? 1993 में ही हुए हैं। तब आप कह सकते हैं कि प्रमुख रूप से हमारे यहां पर जो 1992 में जो यहां पर संविधान संशोधन हुआ है वो 74वां संविधान संशोधन हुआ है। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन हुआ है, और इसके द्वारा शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था को करने का काम किया गया है। और जब 74वां संविधान संशोधन होगा, इसके द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी जाएगी? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी जाएगी। और 12वीं अनुसूची जोड़ी जाएगी, इसमें अनुच्छेद बात करें तो 243 से लेकर अनुच्छेद 232 तक
यानी 243 से लेकर 243 के यहां पर जी तक जोड़ने का काम किया गया है, यानी 2G तक जोड़ने का काम किया गया है, जिसके अंदर शहरी स्थानीय शासन की व्यवस्था इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। यानी लागू तो दोनों के दोनों एक ही दिन हुए, लेकिन अब मैं आपसे जो प्रश्नों पर बात करने वाला हूं उन पर आने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि मैंने यहां पर आपको प्रश्न बताने का काम किया था। देखो कमेटी बहुत बनी है, कमेटी सिर्फ 2 याद रखनी है, एक 1957 वाली याद रखनी है, 1957, जरा मेरे साथ रिकॉल करो, इससे बाहर प्रश्न पूछेगा ही नहीं, आप कितना भी दिमाग लगा लीजिएगा। एक प्रश्न पूछ सकता है जो मैंने अभी बताया, अनुच्छेद 40 क्या है, तो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। 1957 1977, क्या 1957 1977, 1957 में क्या हुआ, 1957 में सर एक कमेटी बनी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता। क्या नाम था, बलवंत राय मेहता। बात खत्म हो जाती है, बस ये सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सिर्फ इतना हुआ कि 20 साल बाद, 57 है 77, कौन सी कमेटी बनी, जिस कमेटी को आप अच्छी तरह से जानते हो, ये जो 1977 में कमेटी बनेगी बलवंत राय मेहता, और यहां पर जो 1977 में बनेगी अशोक राय मेहता, अशोक मेहता। चलिए आप ध्यान रखिएगा, अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि 1957 और 1977 में जो यहां पर अंतर रहने वाला है, इन दोनों ही चीजों में बस एक ही अंतर रहने वाला है कि 1957 वाला जो समिति है वो ग्राम की बात करेगी, और यहां पर 1977 वाली जो है इसने यहां पर जो बात की है वो शहर की बात की है। किस तरह से, इसने जो 1957 वाली जो समिति बनी थी, इसके द्वारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 74वां में जो यहां पर 1977 में अशोक मेहता वाली बनी, उसने यहां पर 74वां संविधान संशोधन करा दिया। ध्यान सुनिएगा, यही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहां पर कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद यहां पर कौन सी अनुसूची जोड़ी गई सर, यहां पर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। हालांकि मैं अनुसूची, अभी मेरा टॉपिक बचा हुआ, मैं अनुसूची पढ़ाऊंगा, लेकिन आप समझ के चलिएगा अनुसूची में कुछ नहीं है, किस अनुसूची में क्या है। अगर अब आपसे पूछा है 11वीं अनुसूची में क्या है, 12वीं अनुसूची में क्या है, तो स्थानीय स्वशासन ग्रामीण लेवल पर बात करने की बात कहा गया 11 में, और 12 में शहर के बारे में बात करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें 73वां 74वां 11वां 12वां बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा ये काम हो रहे हैं और अशोक मेहता के द्वारा ये काम हो रहे हैं। इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है 73वां 74वां संविधान संशोधन, 11वां अनुसूची और 12वां अनुसूची, और इससे संबंधित जो यहां पर अनुच्छेद रहने वाले हैं, कौन से रहने वाले हैं, 243 अनुच्छेद यहां पर रहने वाला है, और 243 बाद में जोड़े गए हैं, इसलिए यहां पर इनमें ABC के आधार पर इन्हें जोड़ने का काम किया गया है। यह प्रश्न सबसे प्रमुख और सबसे फेमस प्रश्न है जो अभी तक आपसे पूछे जाने की उम्मीद यहां पर रहती है। एक प्रश्न और आइएगा जो आपसे सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है। देखो प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायतों का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है। ग्राम पंचायतों का चुनाव किसके, ये सारे के सारे आपके नोट्स में एकदम नोट होने चाहिए। ग्राम पंचायत का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है, तो जब भी आपसे ग्राम पंचायत के चुनाव की बात करें ना, तो आप क्या लगाओगे इसमें, ग्राम पंचायत का जो चुनाव कराया जाएगा मेरे दोस्तों, वह किसके द्वारा कराया जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। इस बात को ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न एक आप गलत करने वाला होता है, राज्य निर्वाचन आयोग। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि निर्वाचन आयोग होता है, लेकिन जो ग्राम पंचायत का चुनाव होगा ना, वो किसके द्वारा होगा, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होता है। इसमें राज्य निर्वाचन आयोग जोड़ना जरूरी होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ग्राम पंचायत का चुनाव कराया जाता है। यह सबसे फेमस प्रश्न अभी तक का रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है, तो आप कहेंगे सर कार्यकाल कितना होता है, ये प्रश्न वो होते हैं जो अक्सर आप गलत करके आते हो। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और किसी तरह से यह ग्राम पंचायत समाप्त हो जाती है या कोई समस्या हो जाती है, तब 6 माह के अंदर, कितने, 6 माह के अंदर
चुनाव कराना आवश्यक होता है। कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होता है, या हम कहें कि ग्राम पंचायत का गठन करना आवश्यक होता है। एक प्रश्न और बेहतरीन सा पूछा जाता है, जो प्रश्न आप अक्सर हर बच्चा गलत करके आता है। ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए, ग्राम पंचायत का यहां पर अध्यक्ष बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? तो आप बताओ, उम्र 18 चाहिए या उम्र 21 चाहिए? तो बच्चा सोचता है कि जो वोट करने की उम्र रहती है हमारी, वो कितनी रहती है? वोट करने की उम्र तो सर 18 रहती है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके लिए उम्र राइट क्या है? 21 वर्ष इसके लिए उम्र होनी चाहिए। यह प्रश्न आपसे अनेकों बार पूछा गया है, और उम्मीद करता हूं कि अगर अब यह प्रश्न पूछा जाएगा तो अब इस प्रश्न को आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। अब आपसे यह प्रश्न निश्चित रूप से सही हो जाएगा। एक और बात ध्यान रखिए, ग्राम पंचायत के अंदर सभी राज्यों के लिए अगर महिलाओं की सीटों की बात करें तो 1/3 रखने का काम किया गया था। महिलाओं की सीट लिए आरक्षण सीट कितनी? 1/3। इससे आप कह सकते हैं 33%। कितना कह सकते हैं? 33% कह सकते हैं। लेकिन 33% रखा तो गया, लेकिन बिहार राज्य ऐसा था जिसने 33% को बढ़ाकर 50% करने का काम किया गया। यूपीएससी ने कई बार इस प्रश्न को पूछा है कि जब ग्राम पंचायतों के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण 33% हर राज्य के लिए रखा गया था, तो वह कौन सा ऐसा राज्य था जिसने महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर हम कह सकते हैं 50% करने का काम किया गया? तो यह राज्य कौन सा था? बिहार ऐसा राज्य था। तो यह वो प्रश्न हो सकते हैं स्थानीय स्वशासन पर जो आपसे अक्सर पूछे जाते रहे हैं और आगे भी आपसे पूछे जाते रहेंगे। वैसे आपको मैंने अच्छी तरह से सारी चीज बताने की कोशिश की है। जब प्रश्न लगवाऊंगा जब आएगा असली मजा। तो फिर भी आपके नोट्स में एक एक चीज लिखी होनी चाहिए, बेहतरीन तरीके से लिखी होनी चाहिए, और हर प्रश्न आपके नोट्स के अंदर होना चाहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, कैग पर प्रश्न बनाऊंगा, जैसे कि अनुसूची बची हुई है, एक अनुसूची पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, संवैधानिक स्रोत। कौन सी चीज हमने कहां से ली थी? बच्चों वाले खेल होते हैं, इसलिए मैंने इनको शुरू में इसीलिए नहीं कराता, क्योंकि जब भी कोई पॉलिटी पढ़ना शुरू करता है तो हर किताब में शुरू में यही दोनों चीजें मिलती हैं कि कौन सी चीज हमने कहां से ली थी। जैसे कि मौलिक अधिकार कहां से लिए थे, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए थे। वैसे जब मैं नीति निर्देशक तत्व पढ़ाता था तो मैं बताता ही था इनको कहां से लिया गया है, मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया है। फिर भी कुछ चीजें होती हैं उनके बारे में विचार करूंगा। और जैसे कि इमरजेंसी, आपातकाल, तो इन पर मुझे गहनता से बात करनी है बहुत सारी चीजों पर। 352 अनुच्छेद क्या होता है, 356 क्या होता है, 360 क्या होता है, क्या होता है। तो इन बहुत सारी चीजों पर अभी बचा है सारा मामला, वो एक एक चीज में कराने का काम करूंगा। पॉलिटी की वीडियो अब कोशिश करेंगे कि निरंतर आती रहे, क्योंकि अभी हमारा ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ कवर हो गया, मतलब पॉलिटी में जब तक हम कवर नहीं मानेंगे, जब तक एकदम सारा कुछ समाप्त नहीं कर देंगे। चलिए तो बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।